Hello everyone, welcome back to Start Smart Learning where success begins. मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। India's first state level ई-लोक अदालत कंडक्टेड बाय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भारत का पहला ई-लोक अदालत कंडक्ट किया है 11 जुलाई को। अगर हम बात करें लोक अदालत और ई-लोक अदालत क्या है, तो लोक अदालत बेसिकली एक ऐसा अदालत या एक ऐसा मंच कह सकते हैं जहां पर के कोर्ट्स में पहले से जो पेंडिंग केसेस है या ऐसे केसेस जो बहुत लेट हो रहे हैं, इन केसेस को सुलझाने के लिए बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ये केसेस यहाँ रिजॉल्व किए जाते हैं। इसमें दोनों पार्टीज़, दोनों साइड्स जो होंगे, उन दोनों के बीच में जिनके बीच में केसेस चल रहे हैं, वो आपस में बातचीत या समझौते से, आपसी समझौते या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केस को निपटाने की कोशिश की जाती है। उसे हम लोक अदालत कहते हैं। यहाँ पर ई यानी इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत या इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कोर्ट जिसमें पेंडिंग केसेस को दोनों पार्टी के जिनके बीच में केस चल रहा है उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व करने को ही हम ई लोक अदालत कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये कंट्री का फर्स्ट ई लोक अदालत है, इसीलिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ कंट्री का फर्स्ट हाई कोर्ट है जिसने ई लोक अदालत सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। एक्चुअली ई लोक अदालत का थर्ड टाइम कैंसलेशन हो गया, क्योंकि ये 2020 11 जुलाई को कंडक्ट किया जाना था, बट कंट्री का फर्स्ट स्टेट बन गया है छत्तीसगढ़ जिसने सक्सेसफुली 11 जुलाई 2020 को ई लोक अदालत को कंडक्ट किया है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जो जज है, जस्टिस है पी.आर. रामचंद्रन मैनन ने इनॉग्रेट किया है स्टेट का फर्स्ट ई लोक अदालत कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हाई कोर्ट बिलासपुर से। ई लोक अदालत जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पी.आर. रामचंद्रन मैनन ने, जस्टिस पी.आर. रामचंद्रन ने ये इनॉग्रेट किया है। इसमें ई लोक अदालत में टोटल 195 बेंचेस बनाई गई है जजों की, जिसमें टोटल 3133 केसेस को ये 195 बेंचेस रिजॉल्व करेगी, जिसमें से टोटल में से 48 केसेस को 24 बेंच के जजेस कैपिटल सिटी रायपुर से रिजॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, कंट्री का फर्स्ट ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में कंडक्ट हुआ है, बिलासपुर हाई कोर्ट। ओके। IOC रिसीव EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020। तो इस न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है, ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? IOC, दैट मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दिया गया है। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये न्यूज़ और अनाउंसमेंट किया है कि हेडक्वार्टर लाउनसेने बिल्डिंग को यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तरफ से लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये ओलंपिक हाउस ने रिगोरियसली इम्प्लीमेंट किया है लेड प्लेंटेनियम सर्टिफिकेशन। मतलब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लेड प्लेंटेनियम सर्टिफिकेट का यूज़ किया गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल बिल्डिंग है वर्ल्ड का। सस्टेनेबल बिल्डिंग है वर्ल्ड का, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग है। अगर हम यहाँ पर लेड की बात करें तो लेड को एग्जाम में एक्सपैंड करने आ सकता है। तो लेड का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन। लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन ये मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाते हैं ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग करने के लिए। तो ये एक रेटिंग सिस्टम है लेड, ठीक है। ये वर्चुअली अवेलेबल है ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स के लिए, जो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हेल्दी हो, हाईली एफिशिएंट हो, कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग्स हो, ठीक है। तो ये बेसिकली लेड है, ठीक है। लेड सर्टिफिकेशन जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक सिंबल है फॉर सस्टेनेबली अचीवमेंट एंड लीडरशिप का। किस चीज़ का सर्टिफिकेशन है ये सर्टिफिकेशन है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल ऑफ सस्टेनेबिलिटी अचीवमेंट एंड लीडरशिप। तो ध्यान रहे लेड,
ठीक है। ये अवार्ड क्या रिकॉग्नाइज करता है? ये बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है दोज एडवांसिंग द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल, हेल्दी एंड रिसाइलेंट बिल्डिंग सिटीज एंड कम्युनिटीज इन द रीजन अराउंड द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में ऐसे बिल्डिंग्स जो कि डेवलप्ड हुए हैं, सस्टेनेबल है, हेल्दी है, रिसाइलेंट है, या ऐसी कम्युनिटी सिटीज़ को ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें टोटल 5 ऐसे बिल्डिंग्स को अवार्ड में इंक्लूड किया गया, जिसमें से एक IOC है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे, तो 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि क्या थीम था एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को ऑब्जर्व करना किसने डिक्लेयर किया था। ये 3 पॉइंट हर डे के पीछे आपको ध्यान रखना होगा कि किस डेट पे कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, 2020 में उस डे को सेलिब्रेट करने का थीम क्या था एंड वो डे किसने डिक्लेयर किया है। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अक्रॉस द वर्ल्ड 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द पीपल टूवर्ड द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इशूज़। ठीक है, तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इश्यूज़ क्या क्या हो सकती है आज के डेट में, वही अवेयर करने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 11 जुलाई को हर साल। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल पॉपुलेशन डे का थीम था द हेल्थ एंड द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। द हेल्थ एंड द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द गर्ल्स। अब बात आती है कि कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसने डिक्लेयर किया है। तो 1989 में गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये रिकमेंड किया है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अटेंशन रिक्वायर्ड है, अर्जेंसी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन इश्यूज़। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन इश्यूज़ के साथ हम बेसिकली अवेयर हो। तो आपको ध्यान रखना है 1989 से UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिकमेंडेशन पे हम 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। BDL साइन एग्रीमेंट विथ DRDO फॉर आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल से रिलेटेड एक अभी डील हुआ है किसके बीच? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड DRDO के बीच। क्या डील हुआ है उस पर डिस्कशन करने से पहले हम देख लेते हैं कि आकाश मिसाइल है क्या, कैपेसिटी क्या है, स्पीड क्या है, रेंज क्या है आकाश की, ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो अगर आकाश मिसाइल की मैं बात करूँ तो ये एक न्यूक्लियर केपेबल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ध्यान रहे, ये एक न्यूक्लियर केपेबल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको डेवलप्ड किया है DRDO ने एंड प्रोड्यूस करता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक लिमिटेड इसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन डिज़ाइन कौन करता है? इसे DRDO करता है। साथ ही साथ इसकी अगर स्पीड की बात करें तो आकाश की स्पीड है 2.5 मैच, जो कि नियरली 860 मीटर पर सेकेंड है। 860 मीटर पर सेकेंड है। इसकी मैक्सिमम लेंथ है 18 किलोमीटर एंड इसकी स्ट्राइक करने की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 30 किलोमीटर के डिस्टेंस से किसी भी फाइटर जेट को, ड्रोन को, क्रूज़ मिसाइल को, एयर टू सरफेस मिसाइल को, साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर से स्ट्राइक कर सकता है करेक्टली। ठीक है, ये मेन फीचर्स हैं हमारे आकाश मिसाइल की। अब बात हो रही है कि एक एग्रीमेंट हुआ है BDL और DRDO के बीच। क्या एग्रीमेंट हुआ है कि BDL दैट इज़ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अभी जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें साइन किया है इन्होंने लाइसेंस एग्रीमेंट प्लस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 2 चीज़ों पे डील हुई है, लाइसेंस एग्रीमेंट पे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में किसके साथ? DRDO के साथ। अगर आकाश मिसाइल की बात करें तो आकाश वेपन सिस्टम जो है वो इंडियन आर्मी का एक वाइब्रेंट मिसाइल है।
ठीक है, जो कि इंटीग्रेट किसके द्वारा किया जाता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन आर्मी के लिए ये इंटीग्रेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है ये वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर है हमारे कंट्री के मिसाइल सिस्टम का, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था 1970 में हैदराबाद तेलंगाना में। तो कहाँ है कंपनी, हैदराबाद तेलंगाना में। कब बनाया गया था, 1970 में, ठीक है। इंडिया टू इनवाइट ऑस्ट्रेलिया टू मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो अब भाई इंडिया एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा है कि वो इंडियन ओशन रीजन में, बे ऑफ बंगाल में, है ना, पैसिफिक ओशन में चाइना को टक्कर देने की एक्चुअली वो तैयारी कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं, इंडिया ने अभी इस साल किसे इनवाइट किया है, ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया है मालाबार नेवल एक्सरसाइज में। एक्चुअली मालाबार नेवल एक्सरसाइज 1992 से इंडिया और यूएसए के बीच है, जिसको 2015 में जापान ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो जापान ने अब 2015 से ज्वाइन किया है। तो एक्चुअली ये 3 कंट्रीज़ का नेवल एक्सरसाइज था, किसका, इंडिया, यूएसए और जापान का। अब इस साल 2020 से ऑस्ट्रेलिया भी इसे ज्वाइन करने वाला है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसमें नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट थे। परमानेंट पार्टिसिपेंट इंडिया, यूएसए और जापान था, एंड ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर 2 नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट थे। लेकिन इस साल ऑस्ट्रेलिया भी परमानेंट पार्टिसिपेंट मालाबार नेवल एक्सरसाइज का होने वाला है, ठीक है। तो इस न्यूज़ में बेसिकली ये कहा गया है कि इंडिया ने अब इन्वाइट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया को कि अब हमारे एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जापान और यूएसए के साथ ही। इसके लिए चाइना ने बहुत एग्रेशन दिखाया, कहा कि ये सही नहीं है। चाइना के इतने अपोज करने के बाद भी इंडिया ने इग्नोर करके ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट कर ही दिया मालाबार एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज बेसिकली 3 देशों के, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, तीनों इस साल के अंत तक बे ऑफ बंगाल में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इन्हें वहाँ तैनात किया जाएगा। इसीलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए चारों कंट्री ने, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया तैयारी कर रहे हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज के थ्रू। एक्चुअली मालाबार एक एनुअल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, इंडिया, जापान और यूएसए का, जो कि अल्टरनेटिवली एक बार इंडियन ओशन में होता है और एक बार पैसिफिक ओशन में होता है, ठीक है। अगर एक बार इंडियन ओशन में हुआ है तो नेक्स्ट ईयर पैसिफिक ओशन में होगा, देन नेक्स्ट ईयर इंडियन ओशन में होगा। तो ये एक्चुअली एक नेवल एक्सरसाइज है, 3 कंट्रियों का था, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इंडियाज़ 2018 टाइगर सेंसस सेट्स न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। मतलब भारत में टाइगर्स की क्वांटिटी अब बढ़ गई है। 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है कि इंडिया में जो टाइगर्स की क्वांटिटी है वो 75% ग्लोबल क्वांटिटी का बढ़ गया। मतलब अगर ग्लोबली 100% है तो इंडिया के पास टोटल 75% टाइगर पॉपुलेशन है। ये 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 जो कि एंटर कर गए हैं हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्योंकि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट, है ना, बन गए हैं अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे में टॉप किए हैं, ठीक है। तो किस सर्वे में टॉप किए हैं? कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे ने हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दे दी है। एज पर द सेंसस ये कहा गया है कि इंडिया में एस्टिमेटेडली 2967 टाइगर्स देखे गए हैं, जो नियरली ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का 75% है। आंकड़ा ध्यान रखिएगा, लगभग 3000 के आसपास 2967 टाइगर, जो कि ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का 75% है। इंडिया ने रिसेंटली रिजॉल्व किया है क्या कि हम अब 2018 की बात हो रही है कि 2018 में हमने अपने टोटल टाइगर्स को, क्वांटिटी ऑफ टाइगर्स को डबल किया है। कब? जो हमने टारगेट सेट किया था सेंट पीटरबर्ग में 2010 में जो मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम डबल करेंगे, और 4 साल पहले ही मतलब 2018 में ही हमने डबल कर दिया था, जबकि हमारा टारगेट था 2022 में।
तो 2018 में हमारी जितनी भी टाइगर पॉपुलेशन थी अराउंड 1500 के आसपास थी, जिसको हमने, है ना, 1500 से और कम 750 के आसपास थी, जो हमने अब इंक्रीज़ करके कहाँ पहुँचा दिया, लगभग 2967 के पास। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे है, ये सर्वे बेसिकली बहुत बड़े एरिया में किया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि कैमरा ट्रैप ने टोटल 26,838 लोकेशंस, जो कि 141 डिफरेंट साइट्स को सर्वे किया था, जिसमें टोटल 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर में फोटोग्राफी की गई थी इंडिविजुअल टाइगर्स की, जिसमें 2,461 इंडिविजुअल टाइगर के फोटोज़ लिए गए थे। ठीक है, इंडिविजुअल टाइगर्स के फोटोग्राफ्स कैप्चर किए गए थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि इंडिया अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है 2018 के टाइगर सेंसस में, जो कि वर्ल्ड के टोटल टाइगर पॉपुलेशन का 75% इंडिया में ही है। और हमने अपना टारगेट जो 2022 के लिए सेट किया था उसे हमने डबल कर दिया है। हमीरपुर नदाउन पुलिस स्टेशन अमंग द बेस्ट इन इंडिया। तो भारत में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें से हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जो है वहाँ का नदाउन पुलिस स्टेशन, नदाउन एक डिस्ट्रिक्ट है, नदाउन डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस स्टेशन है वो हमारी कंट्री का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। ये अभी अभी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस में दिया गया है उनको। तो नदाउन पुलिस स्टेशन कहाँ है अगर पूछा जाए, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में नदाउन पुलिस स्टेशन है, जिसे बेस्ट रैंक दिया गया है 2019 के अकॉर्डिंग। इन्हें दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जो प्रोवाइड किया गया है किसे, नदाउन पुलिस स्टेशन को। किसके द्वारा, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा ये सर्टिफिकेशन एक्सीलेंस दिया गया है। रिसेंटली रैंकिंग वाइज पुलिस स्टेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, और इसमें सेरेमनी हुई थी, डीजीपीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये एक्सीलेंस दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के नदाउन पुलिस स्टेशन को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। DCGI approves italizumab for restricted emergency use on COVID-19 patients. So COVID-19 patients को रिस्ट्रिक्टेड एमरजेंसीज़ में इटालियोजुमाब, ध्यान रखिएगा, इटालियोजुमाब एक इंजेक्शन है जो कि सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, उनको दिया जा सकता है। हर कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग्स नहीं दिया जाएगा। तो ड्रग्स कंट्रोलर इन जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, इटालियोजुमाब रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज़ किया जाएगा कोविड-19 के पेशेंट्स के साथ। वो ऐसे पेशेंट होंगे जो कि मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से फेस करेंगे। DCGI ने ये अप्रूवल दिया है इस इंजेक्शन का, इटालियोजुमाब इंजेक्शन का, ट्रीटमेंट फॉर साइटोकाइनिन रिलीज सिंड्रोम। एक्चुअली साइटोकाइनिन एक तरह से रिलीज़ होता है जो कि हाइपर एक्टिव कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिससे इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है एंड हाइपर एक्टिविटी की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हमारे अंदर डेवलप्ड हो जाते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए ही ये ड्रग्स दिया जाता है, किनको, मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 के पेशेंट्स को। तो ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन रिलीज़ होता है, साइटोकाइनिन रिलीज़ होने की वजह से ही ये मेडिसिन देना पड़ता है ताकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स को पेशेंट में कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इटालियोजुमाब एक इंजेक्शन है जिससे कौन डेवलप कर रहा है, बाइकॉन लिमिटेड डेवलप कर रहा है। तो बाइकॉन लिमिटेड इटालियोजुमाब इंजेक्शन को डेवलप कर रहा है पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए जो मॉडरेट टू सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। तो ध्यान रखना है नाम और कंपनी, ठीक है। इटालियोजुमाब बाइकॉन लिमिटेड को अब DCGI का क्लियरेंस मिल गया है कि ये आप यूज़ कर सकते हैं जब तक वैक्सीन मार्केट में ना आ जाए। ज्ञानेंद्रो निनगोम्बैन नेम्ड एज अ हॉकी इंडियाज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। तो ज्ञानेंद्रो निनगोम्बैन अब बन गए हैं ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो अगर हम हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया तो पहले नहीं था, दिल्ली में है हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर। इससे पहले
इंडियन हॉकी फेडरेशन हुआ करता था। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है वो 1925 7 नवंबर 1925 में ग्वालियर में स्टेब्लिश किया गया था एंड बाद में हॉकी इंडिया को दिल्ली में स्टेब्लिश किया गया है। तो हॉकी इंडिया के अब ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। अभी अभी हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ज्ञानेंद्रो निम्बोम्बेम को ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बना दिया है हॉकी का, जिन्होंने रिप्लेस और सक्सीड किया है मोहम्मद मुश्ताक अहमद को। तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद जिन्होंने रिज़ाइन किया है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट पोस्ट से कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब अगर हम बात करें करंट प्रेसिडेंट की, तो करंट प्रेसिडेंट सीईओ थे मणिपुर हॉकी के 2009 से 2014 तक एंड वाइस प्रेसिडेंट है स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी के टिल 2018 तक एंड अब 2020 में ये ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं हॉकी इंडिया के। हॉकी इंडिया बेसिकली गवर्निंग बॉडी है जो कि एक्सक्लूसिव मैंडेट करती है, डायरेक्ट करती है, कंडक्ट करती है ऑल एक्टिविटीज़ को फॉर बोथ मैन एंड वुमेन्स के लिए हॉकी इन इंडिया में, ठीक है। भारत में हॉकी के लिए सारा कुछ गवर्निंग बॉडी ही हॉकी इंडिया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज़ और अपडेट के लिए। Have a nice day. Thank you for watching us.